हेलो स्टूडेंट, सीबीएसई बोर्ड के लिए डी एंड एफ ब्लॉक रिवाइज करते हैं। जैसे कि डी एंड एफ ब्लॉक के लिए एक बहुत ही कॉमन मिथ है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर लिख दो, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल या वैकेंट डी ऑर्बिटल हो जाएगा। प्लस इतने सारे आंसर्स होते हैं कि कंफ्यूज भी हम हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 15 क्वेश्चन सिलेक्ट किए जो पीवाईक्यू में बहुत आए हैं, तो मैंने सबके आगे बस एआईएस भी लिया। ईयर आप कमेंट करिएगा, बिकॉज एक दो लाइन तो वो ईयर लिखने में ही लग जाएगी, दैट्स वाई, क्योंकि टू मच रिपीटेड। ऑल्सो वैसे तो मेनली 5 या 7 क्वेश्चन है जो मैं स्टार मार्क कर दूंगा कि इनकी प्रोबेबिलिटी हाई है, बट वाई आई सिलेक्टेड 15 बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के लिए, कि ऑब्जेक्टिव के इंक्लूजन की वजह से एक आधा क्वेश्चन आउट ऑफ द वे या एक्स्ट्रा एड अप हो गए एंड उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस भी ऐड की हैं। यस, अब यहाँ पे मैं जस्ट आपको, क्योंकि बोर्ड्स में स्टेप मार्किंग होती है, एक इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट वर्ड ऑब्वियसली लिखना सिखाएंगे हम आपको बोर्ड में, और वो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। बट अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं, कंसेप्ट भी समझना चाहते हैं, तो लॉन्ग फॉर्म वीडियो भी है, प्लस ट्रिक भी है केमिकल रिएक्शन याद करने की। वो दोनों का जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट डी एंड एफ ब्लॉक फॉर सीबीएसई बोर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन, यहां पे हम बात करें, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग स्टेट्स आर एग्जिबिटेड बाय एलिमेंट्स इन मिडल ऑफ फर्स्ट रो एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं उनके जो मिडल एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम शो करते हैं। जैसे बात करें क्रोमियम और मैग्नीज, क्रोमियम का पोटेशियम डाइक्रोमेट, मैग्नीज का KMnO4, ये +6 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। व्हाई? तो इसका रीजन ये है बिकॉज दे हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहां पर मैंने पूरी लाइन नहीं लिखी है बिकॉज आई वांट टू सेव योर टाइम ऑल्सो। आई एम वेरी मच अवेयर कि आपको अगर ये वर्ड पता है तो आप इजीली, बहुत ही आराम से पूरी स्टेटमेंट लिख देंगे। जैसे यू कैन इजीली राइट कि बिकॉज, ये आगे लिख देंगे पूरा क्वेश्चन, फिर बीच में ही लाइन इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन कर देना। अब आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं कि दे हैव जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS1 ND5। तो मिडिल रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा शो करते हैं। Let's discuss answer 2. Atomic radii decrease in size with increasing atomic number in lanthanide series. Lanthanide series में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटता है, यानी इट इज अनदर क्वेश्चन। तो ये आप कह सकते हो कि जो सेकंड क्वेश्चन है, जैसे दूसरा क्वेश्चन भी सेकंड यही है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ lanthanide सीरीज। अगेन तो इसका भी वन वर्ड में आंसर है, इसका भी वन वर्ड में आंसर है। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? इसका आंसर क्या है? ड्यू टू पुअर शील्डिंग बाय डी एंड एफ सबशेल। ड्यू टू पुअर शील्डिंग, तो यहां इंपॉर्टेंट वर्ड क्या हुआ? पुअर शील्डिंग बाय डी एंड एफ सबशेल, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन एलिमेंट बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वैसे तो ट्रांजिशन मेटल्स का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, बट दे कैन शो +3, +4, +5, +6, +7, जैसे हमने देखा KMnO4, K2Cr2O7 में। तो वाई ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं? तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट लाइन हमें पता होना चाहिए। वाई? बिकॉज इनका जो डी सबशेल होता है और एस सबशेल होता है उसके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होता है, जिसकी वजह से इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी चीज को इंग्लिश में लिखना है आपको, बिकॉज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन इनर शेल। अब क्या होता है, हमेशा जो आउटर मोस्ट शेल है वो NS है, मतलब अगर आउटर 4s है तो इनर क्या हो जाएगा? 3, मतलब आउटर से एक कम। तो अगर आउटर की वैल्यू n है तो इनर की n-1। NS एंड n-1 डी सबशेल इज वेरी लेस। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आंसर में होना चाहिए, स्टेप मार्किंग है। तो एनर्जी डिफरेंस इज वेरी लेस, एज अ रिजल्ट इनर को ही पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। इनर शेल बोलिए या पेनल्टीमेट शेल। एज अ रिजल्ट इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स कैन पार्टिसिपेट, जिसकी वजह से इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसमें? केमिकल रिएक्शन में, इन केमिकल रिएक्शन, राइट? प्लस आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि सर आप आंसर भी लिखाओ, बस हमें एक्सप्लेन कर दो फटाफट, तो मैं अगली बार से आंसर भी लिख दिया करूंगा पहले से ही।
देन फोर्थ क्वेश्चन, ट्रांजिशन मेटल्स आर यूजुअली कलर्ड। ट्रांजिशन मेटल्स कलर्ड क्यों होते हैं? कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल एक ही चीज है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने आपको बोला है कि एक मिथ है डी ब्लॉक चैप्टर के लिए, हाफ फील्ड वो पार्शियली फील्ड लिख दो या वैकेंट डी ऑर्बिटल लिख दो, तो आप यहां देखना कि कितने क्वेश्चन का आंसर ये बनता है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, एटॉमिक रेडियस ऑफ मेटल ऑफ थर्ड 5d सीरीज एलिमेंट्स आर वर्चुअली द सेम एज दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग मेंबर ऑफ 4d। तो ये क्या कह रहे हैं, 5d एलिमेंट की और 4d एलिमेंट के जो साइज है वो क्या है, लगभग सेम है। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? तो अगर मैं बोलूं तो इसका आंसर है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। डी ब्लॉक में एक ये भी अच्छी बात है कि बहुत सारी क्वेश्चन का आंसर सेम है। जैसे हमने पिछले उसमें देखा, कॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोले, या इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया था कि विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर साइज डिक्रीज। ऐसे ही यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है अगर हम बात करें, वो बोल रहे हैं कि 5d एलिमेंट और 4d उसके करस्पॉन्डिंग का साइज लगभग क्या होता है, सेम होता है। ये क्वेश्चन और कैसे पूछा जाता है, तो मैं उसे भी फिफ्थ क्वेश्चन ही लिख देता हूं कि और कैसे पूछ सकते हैं, एटॉमिक साइज ऑफ जर्कोनियम एंड हाफनियम इज सेम, राइट। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब क्या हुआ, दोनों का आंसर सेम है। क्या आंसर है? ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज योर आंसर? ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को LC लिखेंगे, तो आगे मैं शॉर्ट में इसको LC लिख दिया करूंगा, आप समझ जाना, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। देन सिक्स्थ, E नॉट वैल्यू। इस पे बच्चा थोड़ा सा घबराता है E नॉट वैल्यू देख के। E नॉट वैल्यू फॉर Mn3+2 Mn2+ कपल इज मोर पॉजिटिव। मोर पॉजिटिव मतलब हायर वैल्यू, राइट। मैंने बोला ये चीज बहुत पॉजिटिव है, मतलब ये वैल्यू ज्यादा है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए, मोर पॉजिटिव का मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि Mn3 से Mn2+ के लिए जो E नॉट है वो ज्यादा है Cr3+ से Cr2+ के लिए और Fe3 से Fe2+ के लिए। तो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या रीजन होगा इसका। तो इसे समझने का बढ़िया तरीका है कि पहले हम सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें, राइट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं किसकी, Mn की। Mn की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d5 4s2, एटॉमिक नंबर 25 होता है। देन उसके बाद हम करते हैं बात Mn+3 की। Mn+3 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, 3 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो इट विल बी 3d4, और Mn+2 क्या हो जाएगा, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इट विल बी 3d5, राइट। सेम वे अब हम किस पे आते हैं, क्रोमियम पे। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम लिखें तो दैट इज एन एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट 3d5 4s1। नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑफ क्रोमियम +3, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो दैट विल बी 3d3, एंड क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो इट विल बी 3d4, राइट। अब क्वेश्चन है कि Mn3 से Mn2+ में जाना, Mn3 से Mn2+, यानी कि ये 3 से 2 में कौन, अब आपको ये सोचना है +3 से +2 में कौन इजीली जाएगा, ठीक है, कौन सा एलिमेंट इजीली जाएगा ये आपको सोचना है। तो हम जानते हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल, मतलब D4 D5 में इजीली रिड्यूस होना चाहेगा टू गेन स्टेबिलिटी, बट क्रोमियम D3 से D4 में इजीली नहीं जाएगा बिकॉज वो ऑलरेडी स्टेबल है। यस, हमने कोऑर्डिनेशन पढ़ा है T2G3 कॉन्फ़िगरेशन, तो ऑलरेडी स्टेबल है वो। तो कौन ज्यादा इजीली रिड्यूस होगा, मैग्नीज। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा है जिसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। बट सर यहाँ तो रिडक्शन नहीं लिखा, अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा है और बिना मेंशन किए ई नॉट वैल्यूज मेंशन है तो दैट्स फॉर रिडक्शन पोटेंशियल। ऑल्सो यहाँ पे लिखा है +3 से +2, ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस हो रही है, घट रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट जहां भी घटेगी वहां रिडक्शन होगा, राइट। तो यहां हमें समझ आ गया कि why Mn3+ has higher value। सेम वे आयरन से भी कंपेयर कर सकते हैं। लेट्स राइट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन ऑल्सो।
तो आयरन की भी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, Fe, Fe3+ एंड Fe2+। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, कॉन्फ़िगरेशन इज 3d6 4s2। देन Fe3+ का मतलब क्या हुआ, इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 3d5, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। देन Fe2+ का मतलब 3d6। ये ऑलरेडी स्टेबल है, राइट? ये ऑलरेडी स्टेबल है हाफ फील्ड की वजह से इन T2G3 कॉन्फ़िगरेशन। ये ऑलरेडी स्टेबल है ड्यू टू हाफ फील्ड d ऑर्बिटल। क्या ये दोनों अपनी स्टेबिलिटी लूज करना चाहेंगे? नो, बट मैंगनीज क्या होगा, स्टेबल हो रहा है, तो क्या ये स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा? यस। ये स्टेबिलिटी लूज नहीं करना चाहेंगे, ये स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा, यानी ये रिड्यूस होना चाहेगा एज कंपेयर टू दिस। सो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे एग्जाम में? तो इट्स आंसर विल बी, तो बिकॉज मैंगनीज बिकम्स एक्स्ट्रा स्टेबल, मैंगनीज बिकम्स एक्स्ट्रा स्टेबल due to half filled D5 configuration, due to half filled D5 configuration, this is a line जो आपको मार्क्स दिलाएगी, ठीक है? उसके बाद तो आप कुछ भी लिख सकते हैं ये, लेकिन आंसर में जरूर होना चाहिए। तो because manganese becomes extra stable due to half filled d orbital, therefore has higher tendency to gain electron, as a result ये क्वेश्चन लिख देना, E0 value for Mn3+ to Mn2+ couple is higher या more positive than chromium 3 to chromium 2 and Fe3 to Fe2. Now next question, highest oxidation state of a metal is exhibited in its oxide and fluoride। जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोराइड या ऑक्साइड में ही शो करते हैं, जैसे KMnO4, राइट, K2Cr2O7। यही क्यों होते हैं? तो इसका क्या रीजन है? क्योंकि यही एलिमेंट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो व्हाट इज द आंसर फॉर द 7th क्वेश्चन? जो लाइन आपको मार्क्स दिलवाएगी वो क्या है? बिकॉज ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन और फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है विच कैन ऑक्सीडाइज, जो क्या कर सकते हैं? ऑक्सीडाइज कर सकते हैं एनी एलिमेंट टू इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। आप एलिमेंट, एनी एलिमेंट भी लिख सकते हैं या ट्रांजिशन मेटल्स भी लिख सकते हैं, टू इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट? But important word is oxygen and fluorine are most electronegative element. Now let's discuss question number 8. अच्छा, ये इसका आंसर ही गलती से पेस्ट हो गया यहाँ पे, because oxygen and fluorine are more electronegative. Now let's discuss 9th question. Oxidizing power of oxo anions are in the order. जो ऑक्सो एनायंस होते हैं उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे MnO4- सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये लिखा होगा। फिर उसके बाद लेट्स से वेनेडियम है और स्कैंडियम लिख देंगे। तो यहाँ पे बस क्या मतलब, ये ऑर्डर आप देख लेना क्वेश्चन में, तो क्योंकि कंपाउंड ऑक्साइड का कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे बस आपका आंसर होगा बिकॉज ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो किस पे डिपेंड करती है? ऑक्सीडेशन स्टेट पे। जितनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो उसकी टेंडेंसी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की होगी। तो बस मुझे ये याद है कि उस ऑर्डर में मैंगनीज जरूर था। तो इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज द वर्ड जो आपको मार्क्स दिलवाएंगे? तो इसका आंसर होगा बिकॉज मैंगनीज इज इन इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, देयरफॉर इट कैन रिड्यूस इजीली, और जिसका रिडक्शन हो जाता है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। थर्ड, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैंगनीज इज एक्सेप्शनली हाई। जो मैंगनीज है उसकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनली हाई है। तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनली हाई है, तो देखिए मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन जनरली आउटर मोस्ट क्या होती है? एटॉमिक नंबर 25 होता है, 3d5 4s2। सोचिए अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 4s1। दूसरा लूज करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 3d5। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते इट बिकम्स एक्स्ट्रा स्टेबल ड्यू टू हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल। क्या अब यहां से इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा? कभी नहीं, क्योंकि अब इसकी स्टेबिलिटी लूज हो जाएगी।
दैट्स व्हाई इट्स थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज एक्सेप्शनली हाई। तो इसका रीजन क्या है? बिकॉज मैग्नीज बिकम्स एक्स्ट्रा स्टेबल। तो जो लाइन होनी चाहिए जरूर वो क्या होगा? मैग्नीज बिकम्स एक्स्ट्रा स्टेबल इन इट्स हाफ फिल्ड D5 कॉन्फ़िगरेशन। तो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? इन इट्स हाफ फिल्ड D5 कॉन्फ़िगरेशन, राइट। देन आगे चलते हैं। आगे है क्रोमियम 2+ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe2+। क्रोमियम 2+ Fe2+ से स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। ये रिड्यूसिंग एजेंट वर्ड समझिए। रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं उनकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। जो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाए वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। यानी ये कहना चाह रहा है क्रोमियम 2+ विल ऑक्सीडाइज इजीली देन Fe2+। समझिए इस बात को। तो व्हाट डज इट मीन? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। क्रोमियम 2+ एंड Fe2+। ये हमें तभी लिख पाएंगे जब हमें इनका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर याद हो। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। इट हैज एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d5 4s1। एंड आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। तो मैं कई बार इसकी ट्रिक भी बता देता हूं कि डायरेक्ट ऐसे याद रख लो, 26 मतलब 4s2 3d6, और ये सब में चल जाती है ये ट्रिक। आर्गन 18 3d6 4s2। ठीक है, अब क्या करना है, +2 में आ जाता है। तो क्रोमियम +2 में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे क्या हो जाएगा? 3d4, राइट। क्या हो जाएगा? 3d4। और जैसे ही आयरन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा? 3d6। बताओ किसका इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा? किसका इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा? क्योंकि यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, Cr2+ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि क्रोमियम इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर रहा है देन आयरन 2+। ठीक है, किसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी? रीजन क्या है? क्रोमियम जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इट बिकम्स 3d3 विच इज हाफ फिल्ड T2G3 कॉन्फ़िगरेशन। ये इसे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देगा। तो इसका जो इंपॉर्टेंट रीजन है क्या होगा? एक तो आप E0 वैल्यू के बेसिस पे कह सकते हो कि जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी ज्यादा होता है, और जिसका ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी ज्यादा होता है उसका E0 वैल्यू कम होता है। तो एक तो रीजन ये बोल दो कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cr2+ इज लेस देन Fe2+। ये रीजन भी चल जाएगा। दूसरा रीजन क्या चलेगा कि क्रोमियम बिकम्स एक्स्ट्रा स्टेबल इन ऑन लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप बोलोगे Cr2+ becomes extra stable in half-filled T2G3 configuration। half-filled T2G3 configuration की वजह से वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। तो ये 2 रीजन में से कोई भी एक लिख देंगे, हमें मार्क्स मिलेंगे। नाउ 12th क्वेश्चन, इट्स अगेन रिपीटेड, और while the same d orbital configuration Mn3+, chromium 2 is reducing in nature, in d orbital configuration Mn3+ is oxidizing। तो वो बोल रहे हैं कि जो chromium 3+ है वो reducing है। क्यों है chromium 3+ reducing? यानी कि chromium 3+ का ऑक्सीडेशन होता है, सॉरी chromium 2+ का। तो देखिए 11th क्वेश्चन से रिपीट हो गया, chromium 2+ is oxidizing। तो रीजन मिल गया, why? क्योंकि क्रोमियम 2+ जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा ड्यू टू हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। काफी बच्चों को डाउट आता है ये 3d3 सर हाफ फिल्ड कैसे बोल रहे हैं? तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है और जो क्रोमियम है वो T2G ऑर्बिटल बनाता है। तो एक्वस सॉल्यूशन में क्रोमियम 3+ की T2G3 कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। तो ये जो नीचे वाला ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड हो जाता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, काफी बच्चों को डाउट आता है कि कैसे हाफ फिल्ड हो गया, कैसे?
तो देखिए ये भी हमारा काफी अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, कि जब दोनों की D5 कॉन्फ़िगरेशन है, राइट, जब दोनों की D5 कॉन्फ़िगरेशन है तो क्यों एक रिड्यूसिंग है और एक ऑक्सीडाइजिंग है? क्यों? क्योंकि क्रोमियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, क्रोमियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, हाफ फिल्ड हो जाता है। देखो जो वर्ड आपको मार्क्स दिलाएंगे क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, हाफ फिल्ड ड्यू टू हाफ फिल्ड T2G3 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम की हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी किसमें? जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 3+ में। एंड मैग्नीज का क्या होगा? मैग्नीज +3 से जैसे ही +2 में आएगा, मैग्नीज का हो जाएगा हाफ फिल्ड। आंसर देखो हाफ फिल्ड है, बट इधर T2G3 है, ध्यान देना, और यहां है हाफ फिल्ड D5, 3D5 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn2+। तो Mn+2 में हाफ फिल्ड होता है, क्रोमियम +3 में हाफ फिल्ड T2G3 होता है, इसलिए क्रोमियम +2 से +3 में जाना चाहता है और मैग्नीज +3 से +2 में आना चाहता है। दिस इज वेरी मतलब इंपॉर्टेंट और एनसीईआरटी क्वेश्चन है और काफी रिपीटेड है पीवाईक्यू में। नाउ नेक्स्ट, इन अ ट्रांजिशन स्टेट मेटल विच एग्जिबिट ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अकर इन मिडल। तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, मिडल के एलिमेंट ही क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कॉपर इज मोस्ट स्टेबल इन, इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। कॉपर +1 स्टेबल नहीं है, जबकि कॉपर +1 स्टेबल होना चाहिए। 3D10 फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्यों नहीं है? तो कौन सा वर्ड आपको इसमें मार्क्स दिलाएगा? ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, अगर आप बहुत लंबी लाइन लिखना चाहें तो मेरी ये बात सुन लो, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कॉपर प्लस आयन विच डोमिनेट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर एटम। ठीक है, और ज्यादा बिगर आंसर लिखना चाहते हैं, बिकॉज मार्क्स तो स्टेप मार्किंग के ही होते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ कॉपर प्लस आयन इट हैज वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी विच डोमिनेट या ओवरकम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर एटम, देयरफॉर copper +2 exist in aqueous solution. Now, unlike chromium, manganese, iron, other M2+ of 3D series do not form stable cation. मतलब जैसे क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन तो बहुत ही स्टेबल आयन बनाते हैं, बट इसके अलावा और कोई स्टेबल कैटायंस नहीं बनाते हैं +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले। तो देखिए इसका अगर हम रीजन बोलें, क्योंकि वो बोल रहे हैं 4D एंड 5D सीरीज में, What is saying 4D and 5D सीरीज, इसका ये रीजन है 4D और 5D सीरीज में F ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं एक्स्ट्रा जाते हैं, इनकी शील्डिंग पुअर होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का लूज करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? ड्यू टू पुअर शील्डिंग बाय F सबशेल, एज अ रिजल्ट इट कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 15 क्वेश्चन के बाद अगर हम बताएं और क्या सबसे ज्यादा रिपीटेड है, तो यू कैन से प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7। प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7, इसे जरूर लर्न कर लेना। अगर ये लगातार 5 साल आया है तो भी इस साल आएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगेन अगर इसे डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसका डिटेल वीडियो आप देख लीजिएगा। और अब इसके बाद चलते हैं, जो रिएक्शंस बहुत ज्यादा पूछी गई हैं। नाउ अब जो रिएक्शंस पूछी जाती हैं वो जनरली कैसे पूछी जाती हैं? हमें पता है डाइक्रोमेट आयन इज, जो डाइक्रोमेट आयन होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन एसिडिक मीडियम। सेम वे कई बार KMnO4 होता है, तो MnO4 नेगेटिव इज ऑल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम एज वेल एज बेसिक मीडियम। तो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ऑलवेज इजी है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में एलिमेंट कन्वर्ट किसमें होते हैं, राइट। तो यहां पर जनरली आपके पास बोर्ड्स में जब भी ये रिएक्शन आई हुई है तो हमेशा क्या हुआ है, ये हाफ साइड लिखी हुई है और नेक्स्ट साइड आपको कंप्लीट करनी है, तो दैट यू कैन इजीली डू, राइट। ये आप इजीली कर सकते हैं अगर आपको बस ये पता हो कि ये किसमें कन्वर्ट होंगे।
और अगर आप बताएं कि सर एनसीईआरटी का ही कौन सा क्वेश्चन है, तो मैं बोलूंगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 डी ब्लॉक का, उन्हीं में से ये मैक्सिमम रिपीट होते हैं, क्योंकि चॉइस भी आती है 5 मार्क्स में और करके, तो वहां पे भी एक बार एक में पूछ लेंगे प्रिपरेशन, दूसरे में रिएक्शन। ठीक है, तो मतलब ये मान के चलो कि आना ही आना है इसमें से। तो अब आपको बस क्या याद होना चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए कि I नेगेटिव विल बी कन्वर्टेड इनटू I2 इन एसिडिक मीडियम एंड I नेगेटिव विल बी कन्वर्टेड इनटू IO3 माइनस इन बेसिक मीडियम एंड I नेगेटिव, तो अगेन रिपीट हो गया, तो यहां पे कुछ और ले लेते हैं, ऑक्सोलेट लेते हैं, C2O4 2-, C2O4 विल बी कन्वर्टेड इनटू CO2। इसी के लिए मैंने बोला है वो 5 मिनट का ट्रिक है, जो बार बार आप देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो C2O4 CO2, क्योंकि ये सारी चीजें मैं ऐड करूंगा, लेक्चर ही 2 घंटे का हो जाएगा। देन S2O3 2-, वो किस में कन्वर्ट होता है, SO4 2-, और NO2- किस में कन्वर्ट होता है, NO3-। अगर ये याद है तो आप ये रिएक्शन इजीली कंप्लीट कर लेंगे। कैसे सर, क्योंकि आपने ये याद रख लिया, ये लिख दिया, फिर आपको पता है कि क्रोमियम एसिडिक मीडियम में बनाता है Cr3+, फिर MnO4- बेसिक मीडियम में बनाता है MnO4 2-, ये भी याद रखना पड़ेगा। देन C2O4 MnO4- एसिडिक मीडियम में बनाता है Mn2+, MnO4 एसिडिक मीडियम में बनाता है Mn2+, एंड देन अगेन Mn2+। Now it's very easy to balance reaction. How? Simply आपको क्या करना है, जस्ट ऑक्सीजन बैलेंस करिए, किससे, सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस कर दो वाटर से, 7H2, आधा काम तो इससे ही हो जाता है। ठीक है, जैसे 11th में रेडॉक्स सीखा है वही कर रहे हैं, मतलब पूरी रिएक्शन याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो हमने बस ये याद कर लिया कि कौन किसमें एसिडिक और बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे ही 7H2O लिखा, ये क्या हो गया, 14H+। इसके बाद आप बाकी चीजें इजीली बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 2 I है और यहाँ पे 2 क्रोमियम है, राइट। और अगेन समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो ये चीज आपके लिए बड़ा ज्यादा आसान होगी। और ये करने के बाद आप रिएक्शन 2-3 बार पढ़िए, आपको इजीली याद हो जाएगी। क्योंकि रिएक्शन याद करने में क्या प्रॉब्लमेटिक है, कोफिशिएंट ही तो प्रॉब्लमेटिक है, वो हमने यहां से पूरा कर लिया। तो वो अब आप ये लिखने के बाद एनसीईआरटी से रिएक्शंस पढ़िएगा, आप इजीली कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको डी ब्लॉक का एक ओवरव्यू दिया है, एंड प्लीज पीवाईक्यू के क्वेश्चंस फटाफट देखिए और बताइए ये कितनी बार रिपीट हुए हैं। ओके, सो वी एंड आवर डिस्कशन हियर, थैंक यू।